फिर से डॉक्टर तिवारी के साथ हैं। सर, डॉक्टर स्टॉक में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। अच्छा, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो यूजुअली आज की डेट में डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग अभी स्टार्टिंग स्टेज में इसको पहचान नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं वेरिकोज वेन्स पे, जो एक बहुत कॉमन वर्ड हो गया है आज की जीवनचर्या में। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, वेरिकोज वेन्स जो है होती क्या है बेसिकली, और इसको अगर फर्स्ट लुक में अगर देखने की बात करें तो ये कैसी दिखती है? देखिए, वेरिकोज वेन का जो लिटरल मीनिंग है वो है एलोंगेटेड, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा लंबी दिखने लगती हैं जी। डायलेटेड मीन्स चौड़ी दिखने लगती हैं जी। एंड टॉर्चुअस मीन्स कहीं कहीं उसमें गुच्छे, छल्ले, घुमावदार, यानी कि नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो शरीर में, पैर में, जहाँ पर भी होती हैं जी, वेन्स बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल नहीं होती जी। पर जब ये नीली नीली, मोटी मोटी, नॉर्मल से ज़्यादा एक या दोनों पैरों में विद कुछ गुच्छे, कुछ घुमावदार वेन्स दिखने लगती हैं तो इन्हें हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। अच्छा, और ये सर यूजुअली मतलब ठीक है, ये आपने भी एक्सप्लेन कर दिया। ये किस एज ग्रुप के लोगों में अधिकतर होती हैं? पहले तो ये बता दूं कि वेरिकोज वेन्स बेसिकली कई जगहों पर हो सकती हैं शरीर में जी। पर जो अपन बात कर रहे हैं फिलहाल एक स्पेसिफिक फोकस के साथ में, वो है वेरिकोज वेन्स ऑफ बोथ लोअर लिम्ब, यानी पैरों की। जी। ये यूजुअली तो होती हैं कि मिडिल एज से थोड़े बाद की एज में और प्रेगनेंसी और उसके बाद में जी। तो यानी मोटा मोटा पर मान के चलें कि 20-25 साल से बाद की एज में जी। जनरली उनको ज़्यादा होती है जो बहुत देर तक खड़े रहते हैं जी। या जैसे प्रेगनेंसी के बाद हो जाती है, क्योंकि उसमें पेट में जो मेन वेन है उस पर दबाव पड़ता है तो नीचे से ब्लड ऊपर नहीं आ पाता जी। या जिनको कोई बहुत ही लंबी बीमारी हो तो उनके वॉल्व ही कमजोर हो जाएं जी। तो ये वेरिकोज वेन्स बनती हैं। बेसिकली होता क्या है, जहाँ तक पैर का सवाल है, कि पंजों से थाई की तरफ और भीतर फिर पेट में ब्लड नीचे से ऊपर वेन्स में जाता है जी। और इनमें कई जगह पर बैरियर होते हैं, काफ यानी पिंडली के पास में, घुटने के पास में, थाई के पास में जी। इनमें से एक मेन जो वॉल्व है वो होता है सिफेनोफीमोरल वॉल्व जी, जो लगभग थाई और पेट यानी जांग के पास में, हम कह सकते हैं, वहां पर होता है जी। यूजुअली वेरिकोज वेन्स में ये वॉल्व इनकॉम्पिटेंट हो जाता है, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि ब्लड नीचे से ऊपर तो जाएगा पर ऊपर से वापस नहीं आएगा। अच्छा, इसमें वो इनकॉम्पिटेंस हो जाती है तो ऊपर से भी वापस आने लगता है जब भी पेशेंट खड़ा होता है। अब जब कोई भी चीज, ये मान लीजिए सपोज करिए किसी प्लास्टिक की ऐसी है जो फैल सकती है ट्यूब में, लगातार आप पानी नॉर्मल प्रेशर से ज्यादा भरेंगे तो वो बढ़ भी जाएगी, वो फैल भी जाएगी, ठीक बात, वो थोड़ा सा घुमावदार सी भी हो जाएगी। सेम यहाँ होता है कि लगातार ब्लड भरे रहने से ये लंबाई में, मोटाई में और साइज में बढ़ जाता है, जिन्हें कि हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। ओके। अब होता क्या है कि लगातार ब्लड भरे रहने से किसी भी चीज में एक नॉर्मल फंक्शन है कि ब्लड आएगा और ब्लड जाएगा। अगर ज्यादा भरा रहेगा तो उसके साइड इफेक्ट होना लाजिमी ऑब्वियसली। तो ब्लड के लगातार भरे रहने से जो पूलिंग होती है उसके बाद वहां पर एक हीमोसिट्रिन और कुछ ब्लड के कंटेंट जमा होते हैं जिससे वहां पर खुजली चालू हो जाती है। अच्छा, ज्यादा खुजाने से वो वेन्स कभी कभी फट जाती हैं और कई बार पेशेंट एकदम ब्लीडिंग के साथ में आता है, जिनको हमको बांधनी पड़ती है। इनमें जो अल्सर यानी कि जैसे हम जख्म कह सकते हैं, वो यूजुअली पैर के जस्ट ऊपर मीडियल साइड में, मीडियल मीन्स भीतर की तरफ बन जाते हैं, जो कि भरते नहीं है, इन्हें हम नॉन हीलिंग अल्सर कहते हैं, जो भरते नहीं है। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि फिर यूजुअली ठीक होती ही नहीं है। ओके। या तो प्लास्टिक सर्जरी विद वेरिकोज वेन सर्जरी या कुछ और, या तब भी ठीक नहीं होती। इसके अलावा फिर ग्रेजुअली इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन से पैर मोटा होने लगता है। अच्छा। उसमें पेन होने लगता है
उसमें क्रैम्प्स यानी जिसे चमके बोलते हैं वो आने लगते हैं, वीकनेस होने लगती है, इन्फेक्शन हो जाता है तो सेलुलाइटिस और सेप्टिक की तरफ चला जाता है, और उस स्थिति में यूजली ये इरिवर्सिबल होता है, यानी कि फिर सर्जरी से भी ठीक नहीं हो पाता अगर एक बार पैर नॉर्मल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा मोटा हो जाता है तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ही वेरिकोज वेन क्या है, इसको हमें कब देखना और दिखाना चाहिए, और कब ट्रीटमेंट की इम्पोर्टेंस है और क्यों है। जी सर, मतलब हमने अभी आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया। इसके बेसिकली होने के कारण क्या होते हैं? देखिए, मैंने बताया कि एक तो कोई भी लंबे समय तक खड़े होकर काम करना, जैसे फौजियों में, लेबर क्लास में, बहुत लंबे रनर्स में, दूसरा प्रेगनेंसी की वजह से सेकेंडरी फीमेल्स में हार्मोन इंड्यूस्ड, तीसरा इतना वीक हो जाए कि वॉल भी वीक हो जाए, चौथा फिर बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी वजह से, और हर चीज का एक कारण तो हमेशा ही होता है कि कभी कभी बिना कारण के भी हो जाती है। अच्छा। जिसे हम इडियोपैथिक कहते हैं। तो मेन यही है कि परसिस्टेंट यानी लंबे समय तक खड़े रहना, खड़े होकर काम करना, लंबे समय तक कफ या इतना वीकनेस होना कि आपका सिस्टम ही बॉडी का डगमग आ गया है, ये बेसिकली। अच्छा सर, जैसे मैं पहले कई बार देखता था और कई बार हमें एक बीमारी होती है जिसको लोग हाथी पांव बोलते हैं। यस। वो क्या इसी का सेकंड फॉर्म है? देखिए, हाथी पांव बेसिकली कहते हैं एलिफेंटियासिस, जिसमें कि एक लिम्फेटिक प्रॉब्लम हुआ करती थी जी, जिसे फिलेरियासिस भी कहते हैं, उसकी वजह से। लेकिन फिलेरियासिस यूजुअली ईस्ट साइड में ऑफ इंडिया, बिहार साइड में कुछ पर्टिकुलर जगहों पर है। अच्छा। इस तरफ अपने यहाँ पर नहीं है। इस तरफ जितने भी पैर मोटे हो जाते हैं, जिसे हम हाथी पांव कह सकते हैं जी, इतने मोटे हो जाते हैं, उसका मेन कारण कहीं ना कहीं वेरिकोज वेन्स ही हैं जी। क्योंकि मेरे पास में ऐसे कई पेशेंट्स हैं जी, इधर उधर से, शहर से बाहर के जी, कि जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं, और अब ये है कि अब उनने कहते हैं वो सर्जरी करूँ, तो मैंने कोई फायदा नहीं है। इस चक्कर में मैंने उनको कई बड़े हायर सेंटर में, दिल्ली जैसे सर गंगाराम, अमृता मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, मेट्रो भेजा। तो उनका भी यही कहना था कि अब सर्जरी तो कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखती है। तो उससे ये मिलता है उनको कि साहब ऐसा तो नहीं कि हम नहीं कर रहे या नहीं कर पा रहे, पर उनको भी मैं समझाता हूँ कि आप इस स्थिति में पहुँच गए कि अब आप चाह भी रहे पर नहीं हो पा रहा है, तो पहले कराना। अच्छा सर, एक ऐसी चीज़ से मैं रिलेटेड पूछूंगा, जैसे आपने अभी प्रश्न में कहा कि इरिवर्सिबल हो जाते हैं, मतलब फिर वो ठीक नहीं हो सकते हैं, तो क्या उसकी फिर ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है? क्या वो कैंसर की तरह काम करता है या सेपरेटली अपने ही ऑर्गन में रहता है? देखिए, एक तो इम्पोर्टेंट बात है कि पैर में जो पिंडलियों की मसल्स होती हैं जी, इन्हें हम पेरिफेरल हर्ट कहते हैं। अच्छा। तो अगर आपको ये कहूँ कि दूसरी भाषा में कि 3 हर्ट होते हैं, एक नीचे से जो पंप करते हैं वो दोनों पिंडलियों में होते हैं जी। जब भी एक लिमिट से ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, वेल डायलेट होती हैं, इन्फ्लेमेशन के बाद में एक फाइब्रोसिस भी होने लगती है। फाइब्रोसिस मीन्स एक लचीलापन जो है वो खत्म हो जाता है। पंप का मतलब है कि जब आप चलते हैं, जो हमको वॉक एडवाइस की जाती है कि सुबह घूमो, ब्रिस्क वॉक करो, उसका मेन मकसद है कि यहाँ से हार्ट पंप, जो पेरिफेरल हार्ट है, ये पंप करे, बॉडी के सर्कुलेशन को बढ़ाए और सारे ऑर्गन और हार्मोन के फंक्शंस को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करे जी। जब इतना पैर हो जाएगा तो उनका पैर तो उठाना मुश्किल है, चलना मुश्किल है, पंप वो क्या करेगा जी। तो एक तो ये कि आपका पंप ही खराब हो गया जी। इससे नीचे मेन ब्लड, बहुत बड़ा हिस्सा ब्लड का वेन्स में लोअर लिम्फ यानी नीचे के पैरों में होता है जी। वो नीचे से ऊपर प्रॉपर नहीं आ पा रहा, तो हार्ट को पहुंच कम पा रहा है, फिर इन्फेक्शन हो जाते हैं, फिर अल्सर जो मैंने बताया कि भरते ही नहीं है जी, वो जख्म भरते नहीं, आती परेशान होने लगता है, फिर उसको डर लगता है कि ये क्या हो गया, उसमें इन्फेक्शन भी होता है, मन में उसके कैंसर भी आता है, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया। हालांकि ये कैंसर ना होता है, ना इसमें कभी कैंसर अभी तक हुआ है जी, लेकिन स्थिति इतनी अजीब हो जाती है। मतलब ऐसे ही पेशेंट हैं, कई लेडीज हैं, एक पैर में उनके हैं, सब जगह दिखवा दिया है, बच्चे भी ठीक ठाक हैं, अब कुछ उतना है ही नहीं, सब जगह करके और अंत में वही कि सब
जुराब पहनते हम कंप्रेशन स्टॉकिंग बोलते हैं, कुछ मेडिसिन लेते रहो, इन्फेक्शन हो जाए तो दवा ले लो, फिर वो यही चलता रहता है। अच्छा सर, क्या ये जेनेटिक्स भी होते हैं, मतलब फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हो सकता है ये? देखिए यूजुअली जेनेटिक वीकनेस या कुछ सिंड्रोम्स हो सकते हैं, पर एज सच वेरिकोज वेन में कोई डायरेक्ट जेनेटिक रिलेशन अभी तक तो नहीं देखा। पर ये है कि हाँ, अगर किसी को घर में कुछ होता है या मान लो वीकनेस की हिस्ट्री है या किसी ऐसी बीमारी की हिस्ट्री है तो उसकी वजह से एक चांसेस हो सकता है। अच्छा सर, जैसे अभी हम लोगों ने समझ लिया है कि वेरिकोज वेन्स क्या होती है, एक अगर नॉर्मल पर्सन ये समझना चाहे कि वेरिकोज वेन्स को, क्योंकि फर्स्टली तो वही अपने आप को देखेगा, तो वो सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे वो पहचान सकता है कि क्या है, और मतलब देखने का जो नजरिया है वो क्या होना चाहिए? ये मेन सवाल ही है जी। और यूं तो जब भी वो पैर को अपना ऊपर तक अगर पैर कोई देख सके किसी भी इंसान के, खास तौर से घुटने तक, तो उनको वेन्स दिखने लगते। दूसरा, हर इंसान को अपने पैर में कुछ ना कुछ चेंज नजर आते हैं, पर वो उनको उस समय समझ नहीं पाता। ये उसको दिखता है कि खून की नसें कुछ बढ़ी हैं, वो सोचता है कि नॉर्मल है। कुछ लोग सलाह देते थे उम्र में हो जाता है, कुछ लोग कह देते हैं कमजोरी में हो जाता है, कुछ लोग कहते हैं तुम काम कर रहे हो इसलिए हो जाता है, कुछ कहते हैं नॉर्मल है। शुरुआत वहीं से होती है। तो जब भी आपको आप देखेंगे मिरर में या किसी दूसरे से, तो स्पेसिफिकली खड़े होकर और खास तौर से पीछे की तरफ पैर में, तो आपको खून की नसें नीले नीले रंग की बढ़ी हुई दिखाई देंगी नॉर्मली सी तुलना में, या फिर जो आपको 5 साल पहले नहीं थी और अब दिखने लगी, या दूसरे को नहीं और आपको दिखने लगी। तो ये है शुरुआत। जब भी ये होगा आप कंसल्ट करिएगा। उस समय एक कलर डॉपलर होता है, रंगीन अल्ट्रासाउंड, वही अल्ट्रासाउंड है कि वेन्स का, जिसमें हम देखते हैं कि ऊपर वाला वॉल्व नॉर्मल है या वो गड़बड़ा गया, जब मैंने कहा इनकॉम्पिटेंट हो गया कि वापस ब्लड आ रहा है। अगर वॉल्व गड़बड़ा गया तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर सर्जरी, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा। अगर वॉल्व नहीं गड़बड़ाया है, इनिशियल स्टेज है, तो कंप्रेशन स्टॉकिंग यानी वो जुराब पहनना, कुछ मेडिसिन लेना, कुछ लाइफ स्टाइल चेंज करना, इससे मैनेज हो सकता है। अच्छा सर, क्या ये विटामिन B12 की कमी से भी होती है या कुछ और ही रीजन होता है? देखिए, बॉडी में हार्मोनल न्यूट्रिशनल बैलेंस बहुत जरूरी है जी। अगर किसी भी चीज की कमी या जाती होगी तो कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट तो आएंगे जी। B12 की कमी से भी न्यूरोमस्कुलर चेंजेस, वीकनेस आती हैं जी, जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि अगर हमारी वेन्स थोड़ी उछल जाए या मतलब अगर दिखने लगे, जो हमें पहले नहीं दिखती थी और अब दिखने लगे, तो हम इसका प्राइमरी सिम्टम मानते हैं। क्या इसके अलावा कोई और भी सिम्टम है, जैसे कि कभी नसों में चुभन होना या जलन होना या खुजली होना, ये भी इसके सिम्टम्स होते हैं? हाँ, ये प्रिलिमिनरी नहीं, यानी शुरुआत में नहीं, पर थोड़ी बाद में ये ही सिम्टम होते हैं बहुतों को। अच्छा। कि उनको पेन की कंप्लेंट होना, अजीब सी बेचैनी और चमके बोलते हैं यहाँ की भाषा में, वो होना, खुजली होना, बार बार इन्फेक्शन, लाल पड़ना पैर का दूसरे की तुलना में या दूसरे इंसान की तुलना में, उस जगह पर हल्की सी गर्माहट फील होना दूसरे पैर की तुलना में, या हाथ और उससे कंपेयर करेंगे तो गर्माहट फील होना। तो ये कुछ लक्षण हैं जो। अच्छा। और सर, जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं वो इसको किस तरीके से इफेक्ट करते हैं? ये एनवायरमेंटल चेंजेस इफेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि सपोज करिए कि कुछ ऐसी विपदा आ गई कि ओवरऑल पूरे सोसाइटी या कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे कुछ एक पेंडेमिक या कुछ ऐसी बीमारी आ गई, तो एक तो वो आपको वीकनेस की तरफ ले जाती है जी। दूसरा, छोटी मोटी होती है तो इस पे हम ध्यान ही नहीं दे पाते क्योंकि ध्यान हमारा कहीं और रहता है जी। तीसरा, बहुत ही अगर एक्सट्रीम कंडीशंस आ जाती हैं कि ऐसा हो गया कि आपका एनवायरनमेंट की वजह से या किसी वजह से कि आपका सिस्टम ही ऐसा हो गया कि आपको हर काम या हर चीज नॉर्मल से ज़्यादा मेहनत से खड़े होके ये करनी पड़ रही हैं। अच्छा।
तो इस तरह की चीजों से डिस्कम्फर्ट हो सकता है। के एग्जाम्पल लेके सपोज करिए आप पहाड़ों में जाते हैं तो वहाँ के लोग दिन भर चढ़ते हैं जी। हालांकि उसका फायदा ये होता है कि उन्हें आसानी से नहीं होती क्योंकि उनके मसल और ये पेरिफेरल हार्ट पंप वर्क करते हैं, लेकिन होती हैं तो फिर उनको ज्यादा भी होते हैं, दिन पर खड़े रहते हैं। तो ये कोई एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं। मेरा एक्चुअली प्रश्न कुछ इस टाइप का था कि सर जैसे सर्दी में क्या इम्पैक्ट आएगा या गर्मी में क्या इम्पैक्ट आएगा? एक्चुअली ऐसा सच इम्पैक्ट नहीं आता, पर ये जरूर है कि सपोज करिए आपको कहीं इन्फेक्शन हो रहा है जी, या खुजली हो रही है तो गर्मी में आपको पसीना ज्यादा आएगा जी। जो स्टॉकिंग या जुराब पहनने को हम देते हैं वो आप नहीं पहन सकते, उससे खुजली होगी। तो गर्मी में इन चीजों की बढ़ने की संभावना है, प्लस सेकेंडरी इन्फेक्शन की संभावना, प्लस खुजली की संभावना ये बढ़ जाती है। अच्छा सर, इसके ट्रीटमेंट के क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि इसके क्या के किस किस टाइप के ट्रीटमेंट अवेलेबल है, सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल? नॉन सर्जिकल में लाइफ मॉडिफिकेशन है कि ज़्यादा खड़े मत होइए जी, बहुत एक्सर्शन का काम मत करिए, अपने बिल्ट को बढ़ाइए, प्लस कंप्रेशन स्टॉकिंग यानी कि जुराब पहनिए जी। ये है नॉन सर्जिकल जी। दूसरे आते हैं सर्जिकल जी, जो कि आइडियल ट्रीटमेंट है अगर संभव हो तो जी। संभव मीन्स इतना बढ़ गया कि कर ही नहीं सकते, या पेशेंट की हालत ऐसी है कि वो ऑपरेट के लायक ही नहीं। तो इन दोनों स्थितियों को छोड़ के सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके। उसमें भी होता है कि एक लोकल लेवल पे कि जहाँ पर है वहां बांध के निकाल दें, दूसरा पूरी की पूरी वेन को निकाल दें, तीसरा बेस्ट जो आज के डेट में है वो है लेजर से इसको कट जी। तो आइडियल में यही है कि जो वॉल्व वीक है जी वहां से लेके नीचे तक, क्योंकि ये मान के चलना चाहिए कि अगर जड़ कटेगी जी तो शायद पेड़ सूखने की संभावना ज्यादा है बजाय इसके किसी ब्रांच को काटने। राइट। तो अगर हम उस जंक्शन से जहां वॉल्व वीक है वहां से पूरी की पूरी वेन को नीचे तक, क्योंकि जो गुच्छेदार छल्लेदार ब्रांच बन रही है इसी मेन की वजह से बन रही है, तो अगर हम इसको निकाल दें तो उनकी भी अपने आप ठीक होने की संभावना हो जाती है, और नहीं भी होती तो दूसरे सिटिंग में दूसरी बार लोकल पे कुछ एक को बांध के अपन कर देते हैं। पर आइडियली ये है, इसमें सर्जरी से वो वेन निकालते हैं जो कभी बाईपास में पूरी वेन निकाल के हार्ट सर्जरी में लगाई जाती है। ओके। तो वो पूरी की पूरी वेन निकालते हैं, वो पूरी। दूसरा लेजर से है जी, कि लेजर फाइबर से ऑलमोस्ट एक मामूली से चीरे से, बिल्कुल ना के बराबर, सुई के बराबर चीरा से पूरी की पूरी वेन को ऊपर से लेके नीचे तक लेजर अबलेट करते हैं, यानी एक तरह से उसकी थर्मल प्रिसाइज एनर्जी से उसको बर्न और कोगुलेट कर देते हैं। ओके। इसमें फायदा ये है कि पेशेंट को एक तो चीरा नहीं लगता, दूसरा ब्लड लॉस ना के बराबर होता है, तीसरा बाद में दिक्कतें भी ना के बराबर होती हैं जी। पेन नहीं होता क्योंकि चीरा नहीं है, हर जगह मैनिपुलेशन नहीं है, तो इन्फेक्शन के चांसेस भी लगभग ना के बराबर होते हैं। और मान लो दोबारा भी करना पड़ा तो पहले तो आपने कुछ चीरे की चीज की नहीं है तो आप उसको कर सकते हैं। तो अच्छा। आज की डेट में लेजर सर्जरी इसके लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट वर्ल्ड वाइड है। ओके। एक अभी जैसे सर आपने एक्सप्लेन किया कि हम उस पूरी जो नर्व होती है, वेन होती है, हम उसको बर्न कर देते हैं। अब सर अगर नर्व बर्न कर दी, उसका तो कोई पेट पे साइड इफेक्ट भी हो सकता है, माइट भी चलने में भी प्रॉब्लम हो, तो वो कैसे हम मेंटेन करते हैं? देखिए, बहुत ही रूड या क्रूड या मोटी भाषा में समझाऊं कि सपोज करिए आपकी उंगली में चोट लग गई जी, और ये उंगली काली पड़ गई जी, तो क्या करेंगे? जो काली पड़ गई यानी जो डेड हो गई उसको निकाल देंगे जी। या कुछ ऐसी चीज लग गई जिससे कि मान लो हड्डी का ही टुकड़ा हड्डी में घुस गया, अब वो ठीक नहीं हो रहा, तो आप उस हड्डी को निकाल देंगे। क्यों? कि वो आगे नुकसान ना करे। सेम यहाँ है, वीनस सर्कुलेशन और आर्टेरियल सर्कुलेशन की बहुत सारी कैपिलरीज ब्रांचेज होती हैं, वो उसको फुलफिल कर देती हैं, वो ब्लड सप्लाई को नीचे से ऊपर तक ले आती हैं। लेकिन इसमें जो लगातार भरा हुआ है वो इतना ज्यादा
प्रॉब्लमेटिक या कॉम्प्लिकेशन कर सकता है या दुखदायी हो सकता है या इतनी समस्याएं खड़ी कर सकता है कि उसको निकालने से ही समाधान बन सकता है। नॉर्मल में ही वो हेल्पफुल है, एबनॉर्मल में तो अब थोड़ा जाते ही है। मान लीजिए आपके मोहल्ले में कोई अति करने लगे तो आप सोचते हैं कि भाई बिल्कुल सर कुछ करा जाए, तो ये राइट। अच्छा सर, जैसे एक बार हमने ये करा दिया लेजर थेरेपी या सर्जरी, पहले मैं बात करता हूँ सर्जरी की। अगर हमने सर्जरी कराई, नॉर्मल सर्जरी जो हम कह रहे हैं वो करी, तो लगभग रिकवरी में कितना टाइम लग जाता है? देखिए ऐसा होता है कि कुछ चीजें होती जब भी कोई हम वेसल से डील करते हैं यानी खून की नस से जी, तो कभी कभी उसमें कुछ फैक्टर जैसे थ्रोम्बस यानी खून का थक्का बन जाना या हल्की से थोड़े दिन की स्वेलिंग आ जाना, तो करीब 5-6-7 दिन के लिए एक तरह से रेस्ट एडवाइस होता है कि आप बेड पर रह के ही अब नॉर्मल काम कर रहे हैं, उठे बैठे टॉयलेट बाथरूम जाएं, पर ज्यादा नहीं। क्योंकि एक चीज निकाली जो आपने सवाल अभी पहले किया था वही शायद इसका आंसर है जी कि कुछ दिक्कत 1-8% कुछ समय के लिए होती है, उसके लिए आपको ये करना पड़ता है। और लेजर वाली में तो फिर बहुत फास्ट रिकवरी होती होगी। फास्ट हम सेकंड डे चला के घर भेज देते हैं। सेकंड डे चला जी, ओके। अगर एक ही वर्ड पूछूं कि किसी पेशेंट को अगर ये सर्जरी करानी हो तो उसका पूरा सर्जरी साइकिल क्या रहता है? साइकिल ये रहता है कि पहले इन्वेस्टिगेशन करवाने जी, अगर ठीक आता है कलर डॉपलर देखना है, फिर डिसाइड करना है पेशेंट अगर सर्जरी के लिए है फिट है तो उसकी आइडियली लेजर सर्जरी आज की डेट में प्रेफर्ड है। क्या लेजर सर्जरी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है? देखिए कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लगेगी तो कुछ खर्च एक्स्ट्रा आएंगे। लेजर का सेटअप और उसका फाइबर कुछ केस के बाद में खराब हो जाता है जी, तो कुछ एक्स्ट्रा तो लगता ही है कुछ बेनिफिट में, पर उतना वो कहीं ना कहीं से वसूल भी हो जाता है। अगर आप देखें कि लॉन्ग टर्म में ज़्यादा दिन के लिए रेस्ट नहीं करना है, ज़्यादा मेडिसिन ज़्यादा दिन तक नहीं खानी है, रिजल्ट अच्छे हैं, इन्फेक्शन के चांसेस कम हैं, तो ये डेवलप ही इसीलिए हुई है कि इसके बेनिफिट ज़्यादा नजर आए बजाय थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा की। अच्छा सर, आपने भी ये एक्सप्लेन किया मेरे को, लेकिन बट फिर भी एक क्वेश्चन जो जनरल है, ठीक है जो लोग रिच हैं वो अपना ट्रीटमेंट बहुत आसानी से करा सकते हैं, लेकिन जो मिडिल लेयर फैमिलीज हैं क्या उनकी अप्रोच में है, वो बियर कर सकते हैं इसकी कॉस्ट को? बहुत ही बढ़िया जी। आप बताइए कि मथुरा में ज़्यादातर फैमिली मिडिल फैमिली? हाँ, ज़्यादातर मिडिल है। हाँ, दिल्ली में चांदनी चौक में, कनॉट प्लेस में, साउथ दिल्ली में बहुत हाई पॉश कॉलोनी है। जी। क्या मथुरा वालों को गॉलब्लैडर स्टोन नहीं होता? क्या मथुरा वालों को प्रेगनेंसी नहीं होती? क्या मथुरा वालों को सीजन सेक्शन नहीं होते? क्या उनकी हड्डी नहीं टूटती? क्या उनको ब्रेन इंजरी नहीं होती? सब यहाँ हो रहे हैं ना। जी। सेम ऐसे ही है जी। जो हाई क्लास के लोग हैं उनके लिए भी लेजर सेम है, टेक्निक सेम है, मशीन सेम है जी, लेकिन क्वालिटी का फर्क है। गेस्ट हाउस में रहिए या 5 स्टार में, सोना आपने है जी। तो अच्छा, दूसरा कि ये कि नॉर्मली ऐसे मान लीजिए हम एनसीआर की बात करें जी, तो वहाँ पर एक ग्रॉसली कभी आप गूगल करें कुछ करेंगे तो 80,000 से 1.5 लाख के बीच में या 2 लाख तक का इसके चार्जेस हैं जी। बाकी पैनल में टीपीएम बढ़ जाते हैं, मेदांता चले जाएंगे तो 3 लाख 4 लाख रुपए हैं जी। हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट 40 से 50 के बीच में कंप्लीट लगभग कर देते हैं। अच्छा, तो ये तो अब आप खुद बताइए, इतना तो मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं है सर, इतना तो आज की डेट में लग ही जाता है। आप एक टूर करेंगे तो 50,000 भूख आते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये ट्रीटमेंट मतलब एक ही दिन में हो जाता है या इसकी मल्टीपल सिटिंग्स करनी पड़ती है? एक दिन में हो जाता है। अगर जैसे मैंने अब फिर वही क्वेश्चन का आंसर या वो आता है कि आपने इतना बढ़ा लिया कि उसमें गुच्छे बन गए मसल्स वेन्स के, तो अब एक बार में आप जगह जगह उसको लेके नहीं घूम सकते। ह्यूमन इंसान में यही खासियत है कि नीम का पेड़ तो आप एक्स्ट्रा काट सकते हो, यहाँ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, यहाँ कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। तो अगर इतने ज्यादा बढ़ गए हैं तो फिर 2-1 सिटिंग लेनी पड़ती हैं, पर अगर आप इनिशियल या मिडिल स्टेज पे भी आते हैं सिंगल सिटिंग में सब काम हो जाता है। ओके। अच्छा सर, इसमें पोस्ट ट्रीटमेंट आपने इनिशियली तो बताया कि पोस्ट ट्रीटमेंट हमें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, लेकिन आगे हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए पोस्ट ट्रीटमेंट? देखिए सिंपली तो ये है कि
मान लीजिए एक पैर में है तो थोड़ा सा अपने काम का तरीका या खड़े होने का तरीका या खड़े होने का ड्यूरेशन कम कर दें, क्योंकि दूसरे में भी होने के चांसेस। जी। दूसरा, इनिशियली लंबे स्टैंडिंग यानी देर तक खड़े रह के और वेट लिफ्टिंग वाले काम नहीं करने होते हैं, क्योंकि एक वेन अपनी गई होती है, बाकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये मान के चलिए कि पहले प्रॉब्लम थी, अब खत्म हो गई। अच्छा सर, अभी बात करते करते याद आया, मैंने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक छोड़ दिया। हमने ये तो बता दिया कि पैरों में होता है, क्या वेरिकोज वेन्स पैरों के अलावा अपर पार्ट में भी हो सकता है? यस, एक स्क्रोटम यानी टेस्टिज के पास में भी वेरिकोज वेन्स बढ़ जाती हैं, ये कॉमन है, जिन्हें हम वेरिकोसील कहते हैं। ओके। इसके अलावा बॉडी के अदर पार्ट में कभी कभी रेयरली हाथों में भी हो जाती है, वेरी रेयर। तो ज्यादा रेयर के बारे में सोचना क्या जी। पर स्क्रोटम के पास जो होती है उसमें एक तो इसलिए कि उसका टेम्परेचर बढ़ने से स्पर्म बनने की पावर कुछ कम हो जाती है, इसलिए उसकी सर्जरी करनी पड़ती है। दूसरा, अगर आपको किसी भी महकमे यानी पुलिस में, फोर्स में, सीआरपीएफ में, मिलिट्री में जाना है जी, तो ये आपकी पहली मेडिकल जांच में आता है कि ये प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए जी, तो उसके लिए भी इसको। तीसरा, जब बढ़ जाती है ग्रेड 3 तक पहुंच जाता है तो ये पेन करने लगती है, इसलिए इनको भी ऑपरेट कराना पड़ता है। अच्छा, जैसे अगर मैं बात करूं कि ऑब्वियसली ये 25-26 साल के बाद ही होती है, तो यूजुअली किसी पर्सन को ना हो उसके लिए हम कोई प्रिवेंशन ले सकते हैं? एक बड़ा, सबसे बड़ा प्रिवेंशन देखिए, ऐसा सब ये तो आप कर नहीं सकते कि जिंदगी में आप कुछ काम ही ना करें जी, खड़े होकर ना चलें। मान लीजिए आपका काम कुछ ऐसा है कि आपको, सपोज मेरा ही काम है, मैं खड़े होकर काम करता हूँ सर्जरी, तो मैं छोड़ नहीं सकता, ऑब्वियस बात है। हाँ, ये जरूर है कि जब शुरुआत लगती है तब आप थोड़ा चेंज कर लें, कुछ अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर लें, कंप्रेशन स्टॉकिंग पहन लें, यानी कि जुराब बोलते हैं ऊंचे तक का, ये कुछ प्रिवेंशन। अच्छा सर, इसका रेशो किस में ज्यादा है, जेंट्स फीमेल्स में या मेल्स में? ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो समय के साथ साथ ना कुछ चेंज सा दिखता है मुझे जी। अब मुझे ऐसा लगता है ना कि ओवरऑल अगर हम देखें तो मेल्स में जाता है। ओके। कारण शायद यही होगा कि उनके जॉब प्रोफाइल, ज़्यादातर लोग मेल्स पुलिस में, फोर्स में, आर्मी में, सभी में मेल्स हैं, कंडक्टर मेल्स हैं, कुली मेल्स हैं, वजन रख के ढोने वाले लोग मेल्स हैं, तो इन लोगों में थोड़ा सा ज़्यादा है। पर कुछ हार्मोन्स की वजह से, कुछ प्रेगनेंसी की वजह से, कुछ आजकल जो जॉब प्रोफाइल चेंज हो रहा है उसकी वजह से ये फीमेल्स में भी देखने को काफ़ी मिल रहा है। अच्छा सर, इंडिया में लोग इस चीज़ को लेके कितने अवेयर हैं? देखिए, अब जैसे कि मैं बताऊं कि थोड़ा सा जब से कुछ लोगों से कहना शुरू किया, एक एग्जाम्पल आपको देता हूं कि यहाँ पर एक पहले डॉक्टर साहब आया कर, मथुरा में एक्चुअली लेजर सर्जरी कंप्लीट वेरिकोज वेन की अब तक होती नहीं। अच्छा। तो ये फर्स्ट मैं ही हूँ जिसने कम्प्लीटली करना शुरू किया है। ओके। बाकी लोग बाहर से आते थे। तो पहले एक डॉक्टर साहब आया करते थे, आई वॉन्ट टेल द नेम, तो महीने में एक बार बैठते थे, यहाँ भी बैठते थे, वेरिकोज वेन नहीं करा करते थे सिर्फ। ग्रेजुअली 1 साल बाद ये हो गया कि मथुरा में कहीं भी किसी को तो उनका नंबर मांगते थे लोग बाग, मतलब अवेयरनेस आने लगी थी। अब जब से हमने थोड़ा सा बताना शुरू किया है तो लोग बाग काफी आने लगे, उनको समझ में आने लगा है प्रॉब्लम है। पहले यही समझ में नहीं आता था कि इसका हम करें क्या। कुछ ऐसे भी हैं जो बीच के इलाज करवा के आ गए, कुछ ऐसे भी उनसे कह दिया कि इसमें कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वो करते नहीं हैं। अब अवेयरनेस इतनी तो आ गई है कि सपोज करिए पहले अगर मान लो मुझे हफ्ते में 1 या 2 केस देखने मिलते थे, तो अब पर डे 1 देखने जरूर मिलता है। अच्छा। यस। अच्छा सर, एक कॉन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन है ये वैसे जी। हम एलोपैथी से हैं, और क्या आयुर्वेद या होम्योपैथी, इसका क्या रोल है इसमें? क्या वहाँ कुछ? देखिए, मैं एक चीज समझता हूँ, सपोज करिए इस हाथ की खाल बढ़ जाए जी, अब इसमें आयुर्वेद इस खाल को नहीं घटा सकती, हाँ, ना होम्योपैथी घटा सकती जी। ऐसे कोई चीज मान लीजिए नया बन जाए, आयुर्वेद उसको नहीं मिटा सकता,
ऐसे ये है कि अगर वॉल्व वीक हो गया, वॉल्व का फंक्शन खत्म हो गया, तो आयुर्वेद से वो फंक्शन नहीं आ सकता या अब तक नहीं आया। तो अल्टीमेटली अगर वेन्स हैं, और खास तौर से फिर स्ट्रेस दे रहा हूँ इसीलिए कलर डॉपलर की वैल्यू है कि अगर वॉल्व इनकॉम्पिटेंसी है, यानी उसमें से ब्लड वापस भी आ रहा है नीचे, तो सर्जरी करनी ही पड़ेगी या चाहिए। ओके ओके, अच्छा सर, एक छोटा सा मतलब 3-4 क्वेश्चंस है मेरे पास रैपिड फायर राउंड में कि, और उसमें बस हमें यस और नो बताना है। जो क्या क्रॉस लेग बैठने से वेरिकोस वेन्स होती है? नहीं, ऐसा नहीं। आम तेल या घरेलू तेल वगैरह जो हम लोग मालिश के लिए यूज करते हैं, क्या वो वेरिकोस वेन्स का रीजन है? नहीं, कोई भी मालिश से मसल टोन बढ़ सकती है, घटा सकती है, बढ़ाएगी तो नहीं। बढ़ाएगी। अच्छा, क्या एक बार अगर वेरिकोस वेन्स की सर्जरी हो गई तो उसके बाद वो दोबारा रिपीट हो सकती है? अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा, पर अगर हम बहुत ज्यादती करें, क्योंकि मेन नस, मेन वेन और वॉल्व से खत्म कर दी गई जी, तो वही वाला हिसाब की जड़ काट दी गई है। अगर बढ़ेंगे भी तो छोटे मोटे 2-4 पत्ती निकल आएंगी जी, पेड़ तो बनने की संभावना दोबारा नहीं। तो दोस्तों, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वेरिकोस वेन्स पे डॉक्टर साहब से बात करी और ये जाना कि वेरिकोस वेन्स होती क्या है, कैसे डेवलप होती हैं, और मेरा कहना ये है कि हम लोग इस चीज़ के लिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि जितना ज़्यादा टाइम निकल जाएगा तो वो अनट्रीटेबल हो जाएंगी। तो हमारा मानना ये है कि हमको ये जल्दी से जल्दी हम दिखाएं और उसकी जो सर्जरी, जो एक अल्टीमेट सॉल्यूशन सर ने बताया, हम उसकी सर्जरी करा कर उसको वहीं की वहीं हम उसको टेक केयर कर सकते हैं, सो दैट आपकी लाइफ बहुत एक अच्छी लाइफ रहे। इसी के साथ हम विराम लेते हैं। थैंक यू सर। नमस्कार।